डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं मसीहा और मैं हूं असद। इससे कबल आप मसीहा की 126 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 127 मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन इसके साथ ही आप तमाम दोस्तों से दुआ की अपील है। हमारे एक प्यारे लिसनर हैं, नाम तो मुझे उनका मालूम नहीं, लेकिन उनका कमेंट आया था कि उनकी टांग टूटी हुई है और बीमार हैं। उनकी इल्तमास थी कि उनके लिए दुआए खैर की जाए कि अल्लाह करीम उनको जल्दी सेहत अता फरमाए। मैं भी दुआ करता हूँ। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह करीम उन्हें जल्द अज जल्द सेहत याब करें। प्यारे भाई, आपका नाम तो मालूम नहीं, लेकिन दुआ है पाक परवरदिगार से कि अल्लाह करीम आपको सेहत कामला अता फरमाए, लंबी उम्र सेहत वाली अता फरमाए और ऐसी अनजानी मुसीबतों से अल्लाह करीम आपको महफूज रखे। प्यारे दोस्तों, आपसे इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को क्लिक भी कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक लाजमन करें और शेयर भी किया करें। आइए दास्तां का आगाज़ करते हैं। अरे क्या करते हो, क्या ज़बरदस्त कादिर खान वाला फिल्मी मुकालमा बोला है। अमजद हंस दिया। गाड़ी बांद्रा वेस्ट की हदूद में दाखिल हो चुकी थी। बांद्रा वेस्ट पहुंचे तो आखिर ये तसल्ली होते ही कि स्याहकार शंकर चाकिया की महल नुमा रहाइश का हार्बर हाउस की जाने मुड़ चुकी है, तो मैंने प्रोग्राम के मुताबिक अमजद खान की टैक्सी हार्बर हाउस की तरफ जाने की बजाय वहां से वाइज टावर के करीब आके जेटी की तरफ मुड़वा ली। जेटी के करीब पहुंचकर मैंने अमजद खान को टैक्सी रोकने का कहा और खिड़की ही से बाहर का नजारा करने लगा। जरा ही दूर लकड़ी के पुल नुमा प्लेटफार्म पर रोशनियां चमक रही थी। इस जेटी पर एक छोटे से शहर का गुमा होता था। मुझे यह देखकर तसल्ली हुई थी। यहाँ एक कदरे वीरान साहिली इलाके में अमजद खान को टैक्सी घुमाने का कहा और नीचे उतर आया। मुझे साहिली गोदी पर बने बार, रेस्टोरेंट और इसी तरह के मुतअद्दिद स्टोर नजर आ रहे थे। तब मैं अमजद खान की तरफ घूमा। वो भी टैक्सी का इंजन बंद करके नीचे उतर आया था। खूब हवा चल रही थी और साहिल पर बड़ा अच्छा माहौल और मौसम बना हुआ था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और किराया देने लगा तो वो फिर एकदम अपने मखसूस लहजे में बोला, और क्या करती हो, ये जहाद है और मैं इसका मुआवजा लूंगा तुमसे? हरगिज नहीं। फिर थोड़े तवक्कुफ से बोला, बल्कि मुझे बताओ, मेरी मजीद किसी मदद की जरूरत है तो इन कमीने और सफाक लोगों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वो तन गया। मैं उसके सलूक और जज्बा इंसानियत से बेहद मुतासर हुआ। अमजद खान, तुम वाकई एक बहादुर और इंसान परवर आदमी हो। मुझे तुम पर फख्र है दोस्त, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी को अपने साथ मुसीबत में डालूं। वैसे भी मेरे साथी मेरे साथ हैं, तुम फिक्र मत करो और यह किराया तुम्हारा हक है, लो रख लो। और क्या करता है? वो अपने मखसूस लहजे में बोला, भाई भी कहता है और ऐसी बातें भी करता है। हरगिज नहीं। मुझे बताओ आगे और कहाँ जाना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अमजद भाई, मैंने उसे दूसरे अंदाज में समझाते हुए मोहब्बत से मुस्कुरा कर कहा, ये बहुत खतरनाक लोग हैं और इनसे निमटने का हमारा एक अलग तरीका है और इस तरीके की हमें खास ट्रेनिंग दी गई है। ये आज के बाद नहीं है। काफी अरसे से मैं और मेरे साथी इनकी बेखुनी के लिए कोशा हैं। यह मिशन राजदारी का भी मुतकाजिक है। मैं तनहा ये संभाल लूंगा, फरदा तुम खुद सोचो मेरे साथी मेरे साथ ना होते। वो मेरी बात समझने के अंदाज में अपना सर हिलाने लगा। फिर चंद होंठ भींचने के बाद बोला, ठीक है, मेरी दुआएं तुम्हारे इस नेक मकसद की कामयाबी के लिए साथ रहेंगी। अब की ना तुमने पते की बात, मुझे सबसे ज्यादा इसी चीज की जरूरत है। मैं मुस्कुराया। वो जाने लगा। मैंने उसके इनकार के बावजूद कराया उसे थमा ही दिया। वो चला गया। मैं रेस्टोरेंट की जानिब बढ़ गया। अंदर जाके मालूम हुआ कि वो बार था। वहां कुछ इंडियन और गैर मुल्की मर्द औरतें भी थीं, मसलन गोरे वगैरह। दो एक लड़कियों ने मेरी जानिब देखकर मुस्कुराहटें फेंकी थीं। मैंने भी मुस्कुरा कर जवाब फेंका। इनमें एक श्रीलंकन औरत भी थी। उसे शायद वहां कोई साथी नहीं मिल रहा था। वो बदसूर मेरी जानिब देखकर मुस्कुराती रही, यहाँ तक कि उसने मुझे एक मानी खेज सा इशारा भी कर दिया। मैंने सॉफ्ट ड्रिंक का ऑर्डर दिया और एक कोने वाली मेज पर जा बैठा। यहाँ बाहर खुलने वाली खिड़की से समंदर और वाइज टावर का नजारा होता था। इधर ही से मुझे हार्बर हाउस की इमारत का अस्टियर बाक्स नजर आ रहा था, जो खासा बुलंद था। इस पर बत्तियां रोशन थी। सॉफ्ट ड्रिंक लेने के बाद मैंने गिरदो पेश का जायजा लिया। यहाँ आने का मेरा मकसद 1-2 घंटे मजीद टाइम पास करना था। रात खूब गहरी होने के बाद तक मैं ऐसे ही 2-3 बार और एक कॉफी पॉइंट जैसे रेस्टोरेंट को भुगता चुका था। यहाँ ज्यादातर गोदी पर काम करने वाले मजदूर और वर्कर्स थे। चंद एक टोलियों को मस्त चाल के साथ कहके लगाते हुए वाच टावर की जानिब जाते देखा तो मैं उठ खड़ा हुआ और बाहर आ गया। मैं इनके साथ शामिल होना चाहता था। अगरचे मुझे अब भी पहचान लिए जाने का खतरा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं तन्हा इस तरफ जाकर खुद पर शुबा नहीं होने देना चाहता था। खाए हीरो, कहाँ का इरादा है?
दफातानी की निस्वानी आवाज ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। मुड़कर देखा तो वही श्रीलंकन लड़की मेरी जानिब बढ़ रही थी। उसके जिस्म पर चांदी से रंग का सस्ता सिल्की और फिसलवा सा सलीवलेस लिबास था। रंगत सांवली मगर पुरकशिश थी। उम्र का अंदाजा मुझे 20-22 साल ही हो सका था। उसके बाल साइली हवाओं के संग लहराते हुए भले लग रहे थे। मैं रुक गया। वो मुस्कुराती लहराती मेरे करीब आ गई। तन्हा हो? उसने मुतरन्नम आवाज में पूछा। हाँ, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। नए लगते हो यहाँ, मजदूर भी नहीं लगते, शायद वर्कर सेक्शन में नए नए भर्ती हुए हो, ऐसा ही समझ लो। मैंने बदस्तूर हल्की मुस्कुराहट से जवाब दिया। कंपनी चाहिए? उसने मेरी जानिब जरा झुक कर मानी खेज लहजे में कहा। बिल्कुल, क्यों नहीं, चलो आओ फिर, हट मेरा करीबी है। वो मेरा हाथ यूं बेतकल्लुफी से थाम कर बोली जैसे मेरी इससे पुरानी शनासाई हो। मैं गड़बड़ाए बगैर और बड़े सुकून से बोला, मेरा तो इस वक्त उस तरफ जाने को जी चाह रहा है। कहते हुए मैंने उस तरफ इशारा भी कर दिया जिस तरफ चंद अफराद टोली की शक्ल में वाइट टावर की तरफ जा रहे थे। खासे रोमांटिक हो। वो दिलफरेब अंदाज में मुस्कुराई। क्या ख्याल है फिर? मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा। आई एम रेडी। वो भी मुस्कुराई। उसने मेरा हाथ थाम रखा था, सो मैंने भी थाम लिया। मेरा नाम शरना है। उसने चलते चलते अपना नाम बताया। और मेरा आशोक। मैंने अपना गलत नाम बताया। अभी भी मेरे साथ चंद कदम ही आगे बढ़ी थी कि एक बार के करीब से गुजरते हुए रुक कर बोली, क्या खाली हाथ इस तरफ चलोगे? कोई बोतल वगैरह ना ले लें? जरूर, क्यों नहीं, मैंने जी खड़ा करके कहा और वो मुझे मज़कूरा बार की जानिब खींच कर ले गई। यह निस्बतन छोटा बार था। अंदर चंद लोग मौजूद थे। एक जानिब स्नोकर खेला जा रहा था और दूसरी जानिब पोकर की गेम जमी हुई थी। इनमें से चंद ने हमारी जानिब सरसरी सी नजर डाली थी, लेकिन स्नोकर खेलते हुए 4 में से 2 अफराद कुछ ज्यादा ही गौर से हमारी जानिब देखते हुए महसूस हुए थे। हम बार काउंटर की जानिब बढ़ गए। उसने बारटेंडर को अपनी पसंद की ब्रांड बताई और वो इसने एक शेल्फ से निकाल कर रुमाल से पूंछकर काउंटर पर रख दी। मैंने पैसे अदा किए और मुड़ा। इसी वक्त एक शेल्फ के शीशे से मैंने शरना को बोतल पकड़े हाथ का इशारा करते पाया। मैं शायद इस हरकत को नहीं समझता अगर इस इशारे के साथ ही स्नूकर टेबल पर मौजूद अफराद को मैंने स्टिक रखते हुए और एकदम दरवाजे की जानिब घूमते देखा ना होता। ये वही दोनों अफराद थे जो मुझे शरना के साथ देखकर चौंके थे। पल के पल मेरी छठी हिस्स ने खतरे का अलार्म बजाया। मुझे यही लगा कि ये इसी शरना ही के साथ ही होंगे और मुझे आगे जाकर किसी साहिली वीराने में लूटना चाहते होंगे। मैंने बेख्तियार एक गहरी सांस खींची। शरना शायद अपना कोई शर दिखाने के पूरे मूड में मुझे नजर आ रही थी। मेरे पास इस वक्त कोई हथियार नाम की शय तक नहीं थी, मां सिवाय अस्पाए आलात के। मैं बहरहाल मोहतात हो गया। हम आगे चलते रहे। इसने चलते चलते विस्की की बोतल का ढक्कन उठाया तो झाग का एक खोबार सा उगला। वो उसने मुंह से लगाकर चंद घूंट भरे और मेरी जानिब बढ़ाते हुए बोली, लो तुम भी शुगर करो। नहीं, मैंने इस वक्त काफी पी है, आगे जाकर तुम्हारा साथ दूंगा। मैंने उसे टालते हुए कहा और किसी बहाने इन दोनों अफराद की तरफ देखा। वो दोनों अब हमारे अक्कम में दाएं जानिब से चले आ रहे थे। वो बज़ाहिर आपस में बातें कर रहे थे। तुम कैसे मर्द हो, अभी तक घूंट भरा ना मुझे किस किया? वो तरंग में बोली। मैं जरा यहाँ नया नया भर्ती हुआ हूं ना, कुछ नर्वस सा हो रहा हूं। आगे जाकर मैं शायद दलेर बन जाऊं, मैंने कहा और वो हंस पड़ी। खासे दिलचस्प हो तुम अशोक। समुद्री हवाएं रात की दोपहर बहुत भली मालूम हो रही थी। आसमान साफ था और जरा दूर बहरे बेकरां के ऊपर चांद अजीब हैबतनाक मंजर पेश कर रहा था। आसमान पर तारे चमकते हुए अजीब समा बखेर रहे थे। वाच टावर करीब आ रहा था और मेरी मोहतात नजरें ताक़ुब में आते हुए इन दोनों मज़कूरा अफराद के अलावा हमसे थोड़ा आगे चलने वाली टोली का भी ध्यान रखे हुए थी। इनका रुख वाच टावर ही की तरफ था जो खासा करीब आ चुका था। यही नहीं, इस तरफ से जाती एक सिंगल पट्टी की सड़क भी बल खाती एक तरफ को साहिली झाड़ियों से गुजरकर अंधेरे में गायब हो रही थी। मैं जानता था कि ये सड़क हार्बर हाउस की तरफ जाती थी। शरना एक मकाम पर पहुंचकर मुझे इस टोली से परे ले जाने की कोशिश करने लगी। इस तरफ चलते हैं, वहां तन्हाई मिलेगी, लेकिन मुझे तन्हाई से डर लगता है। मैंने घबराने की एक्टिंग की। इसी तरफ ही चलती रहो जहां ये लोग जा रहे हैं, कहते हुए मैंने टोली की तरफ इशारा किया। ओहो, तो तुम इधर? उसने मुझे खींचा। कुछ सोचकर मैं भी उसी तरफ ही मुड़ गया। पास साहिल पर समंदर की मौजों के सर पटकने की शराटेदार आवाजें सुनाई दे रही थी। इस तरह मुझे चंद छोटी बड़ी गीली चट्टानों के हेवले भी नजर आने लगे। वो मुझे इनमें से एक के दरमियान लेगी। इस तरह मुड़ते वक्त मैंने एक बहाने से अक्कम में गर्दन मोड़कर देखा था। वो दोनों अफराद अब तेजी के साथ हमारी तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। शरना मुझे 2 चट्टानों के दरमियान निस्बतन खुली जगह पर ले जाना चाहती थी, मगर इस तरफ जाते हुए मैं एक पथरीली आड़ में चला गया,
क्योंकि इसी वक्त मुझे लगा कि वो दोनों हमारे इस तरफ जाते ही अब और ज्यादा तेजी के साथ बढ़ते चले आ रहे थे। मैंने खतरा भांपते ही शरना के हाथ से बोतल छीन ली और जैसे ही एक आदमी का सर तारीकी में नजर आया, वो बोतल मैंने बड़े जोर से उसके सर पर बजा दी। इसके हल्क से एक चीख निकली और दूसरी शरना की, मगर ये इस तरारी चीख थी। वो आदमी मुंह के बल अपने फटे हुए सर को थामे हुए गिरा, जबकि दूसरा उछल कर सामने आ गया। उसके हाथ में पिस्तौल की झलकती चमक ने मुझे चौंका दिया, मगर मराऊब फिर भी मैं नहीं हुआ और वही बोतल मैंने फेंक कर उसके चेहरे पर रसीद कर दी। अपने पहले साथी की तरह उसके लिए भी यह हमला यकीनन गैर मुतवक्का और अचानक ही था। यूं वो भी मार खा गया और लड़खड़ा कर गिरा तो पिस्तौल उसके हाथ से छूट कर रेतीली जमीन पर गिरा। फेंकी हुई बोतल उसके चेहरे को कड़ी जरब लगाती हुई पत्थर से टकरा कर टूट गई। क्योंकि मेरा ध्यान इसी तरफ था और आसाब भी तने हुए थे, मैं लपक कर गिरा हुआ पिस्तौल उठाना चाहा तो उसी वक्त शरना ने जंगली बिल्ली की तरह गुर्राते हुए मुझ पर झपटा मारा। मैंने उसके पेट पर लात रसीद कर दी। वो लूसी कुतिया की तरह च्याऊ च्याऊ से अंदाज में कराती चीखती परे जा गिरी। पिस्तौल मैं उठा चुका था और अब वो एक हाथ में पकड़े कदरे ऊंची पथरीली जगह पर अपनी टांगे फैलाए खड़ा था। तारों भरी रोशनी में वो तीनों रेतीली सी जमीन पर पड़े थोड़े थोड़े फासले पर हिलते जुलते करा रहे थे। मुझे लूटना चाहते थे तुम तीनों, मैंने भेड़िए जैसी गुर्राहट से मुशाबा आवाज में उनसे ललकारने के अंदाज में कहा। वो कराते हुए उठने लगे। मैं दोबारा घर जा, खबरदार अब दोबारा कोई हरकत मत करना और यहां से फौरन रफू चक्कर होते हुए नजर आओ, वरना भी फायर कर दूंगा। फिर इन्हें यह दिखाने के लिए कि मैं पिस्तौल चलाना भी अच्छी तरह जानता हूं, एक गोली उनके दरमियान दाग डाली। वो डर के उठे और भाग खड़े हुए। चलो, मुफ्त का हथियार हाथ तो आया, मैंने पिस्तौल के दस्ते को चूमते हुए कहा और उसी सड़क की जानिब बढ़ गया। रात के सन्नाटे में गोली चलने की धमाकेदार आवाज पर मुमकिन है आगे जाती हुई टोली के अफराद चौंके हों, मगर मैं वहां से निकल चुका था और अब तेज तेज कदमों से हार्बर हाउस की अकबी इमारत की जानिब बढ़ा चला जा रहा था, जो करीब आ चुकी थी और यहाँ हस्बे तवक्का मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। अलबत्ता दूसरी शुमाली सिम्मत की दीवार की जानिब रोशनियां जलती महसूस हो रही थी। मैं आगे जाकर दीवार से लग गया और अंदर घुसने की कोई खुफिया सी जगह तलाश करने लगा। जल्दी मेरी मुराद पर आई और मैंने एक दरीचे तक रसाई हासिल कर ली। इस पर फुरादी ग्रिलें और अंदर शीशा लगा हुआ था। शीशे के पीछे पर्दा झूल रहा था। मैंने इधर उधर देखा और फिर तारीख की खसूसी तौर पर अनायत की हुई अस्पाई किट से आयरन कटर निकाल कर 2-3 ग्रिलें हल्की आवाजों के साथ काट डाली। इसके बाद अंदरूनी बोल्ट की जानिब वाले हिस्से का शीशा भी ग्लास कटर से निकालकर इसका थोड़ा सा टुकड़ा काट दिया। दोनों आले संभालने और किट को पेंट की बेल्ट से उड़सने के बाद मैंने हल्का सा हाथ मार के शीशा निकाल लिया और अंदर उंगलियां डाल के बोलेट खोल दिया। पिस्तौल दूसरी जानिब उड़सा हुआ था। खिड़की आदम गुजार थी। मैंने नहायत आहिस्तगी से पहले पर्दे का एक कोना हटाया और अंदर झांका तो मुसरत की लहर मेरे ठिठके हुए वजूद में सरायत करती चली गई। ये किसी कमरे की खिड़की नहीं थी, सामने कॉरिडोर था जो वीरान नजर आ रहा था। अंदर हल्की रोशनी थी। मैं वक्त ज़ाया के बगैर अंदर कूद गया। चंद सानियत दुबका किरदो पेश के मुमकिन सुनगुन लेने की कोशिश करता रहा। इसके बाद गुरबा कदमी से आगे बढ़ने लगा। कॉरिडोर मुख्तसर था। इसके दाएं जानिब की दीवार तो बिल्कुल सपाट थी, जबकि बाएं जानिब भी सिर्फ एक कमरे का दरवाजा नजर आ रहा था। मैं दरवाजे की जानिब बढ़ने के बजाय दबे पांव सिरे पर पहुंचा और दाएं बाएं झांकने लगा। कहीं दूर करीब में चंद एक की आवाजें उभरी थीं। ये ऐसी थीं जैसे किसी को पुकारा गया हो। फिर खामोशी छा गई। दफतन कहीं करीब ही से किसी के खांसने की आवाज सुनाई दी थी। इसके बाद कोई जोर से बोला। आहंग तो सुनाई दे गया, पर बात समझ में नहीं आ सकी। गौर करने पर उकदा खुला कि ये कमरे की खिड़की से ही आवाज आ रही थी। जो बैरूनी तरफ था वहां मैं नहीं खड़ा हो सकता था। इसमें देख लिए जाने का खतरा था। तमाम ये तसल्ली होने के बाद के मज़कूरा कमरे में कुछ लोग मौजूद थे। मैं यकदम पलटा और दरवाजे के करीब जा खड़ा हुआ। अगरचे यहाँ भी किसी हद तक देख लिए जाने का खतरा मौजूद था, ताहम ये राहदारी मुख्तसर होने की वजह से मैं आने वाले से बाखबर हो सकता था। मैं दरवाजे को थोड़ा सा अंदर की जानिब धकेला तो थोड़ा सा खुल गया। सामने भारी पर्दा गिरा हुआ था। हर लम्हा मेरे लिए खदशात की धमक लाता महसूस हो रहा था। खतरा अब गोया नंगी तलवार की सूरत मेरे सर पर झूलने लगा था। लेकिन खतरा पाले बगैर कोई पहाड़ सा मकसद कब हासिल होता है। जसवंत राय के पाली हिल्स वाले ठिकाने पर हमला करने के सिवा अब कोई चारा नहीं रहा। भोला नाथ साहब, एक बरमाती हुई आवाज मेरी ठिठकी हुई समातों से टकराई और यकलख्त मेरी रगों में खून की गर्दिश तेज होती चली गई। ये गौहर शाह की आवाज थी। मैंने जरा और हिम्मत की और थोड़ा और दरवाजा खोलकर अंदर झूलते पर्दे के पीछे जा खड़ा हुआ। साथ ही एकम में दरवाजा भी इस तरह बेआवाज बंद कर दिया
ये बात तो मैं भी समझ रहा हूँ, जवाब में भारी लहजे में किसी ने कहा। यह शायद वही था जिसे गौहर शाह ने अभी जरा देर पहले भोलानाथ के नाम से मुखातिब किया था, लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आई। किस अकेले आदमी ने क्या नाम बताया था तुमने उसका? भारी लहजे वाले ने दरमियान में इस्तफसारिया कहा। डॉक्टर सैफ, यह गौहर शाह था। हाँ वही, भारी लहजे वाला बोला। उस अकेले और आम से डॉक्टर ने इतना बड़ा मार्का कैसे सर कर लिया कि हमारे इस कदर अहम साथी शंकर चांकिया को आसानी के साथ यरगमाल बनाकर जसवंत राय के सुपुर्द कर दिया? वो अकेला कहाँ है भोलानाथ साहब? गौहर शाह के लहजे में जल्लाड़ थी। पाकिस्तान में उसे एक बड़े पुलिस ऑफिसर समेत कई अहम शख्सियात की पुष्टपनाही हासिल रही है। मैं तुमसे पाकिस्तान की नहीं यहाँ की बात पूछ रहा हूँ। भोलानाथ के लहजे में हकारत और भेड़िए जैसी गुर्राहट थी, जिससे मुझे भोलानाथ की शख्सियत का अंदाजा हुआ और साथ ही गौहर शाह की औकात का भी। वो इनके सामने क्या वक़्त रखता है। देखा जाए तो ये बीज तुम्हारा ही बोया हुआ है और अब यहाँ भी वो हमारे सर हो गया। भोलानाथ बदस्तूर बिफरे हुए लहजे में गौहर शाह से बोला तो उसकी बौखलाई हुई आवाज़ सुनाई दी। भोलानाथ साहब, मैं यही बता रहा हूँ कि इनके अलावा भी इनके दो साथी, एक क्राइम रिपोर्टर तारिक और इंटरपोल ऑफिसर रुमाना इसके हमरा रहे हैं। बल्कि वो इससे पहले ही यहाँ हमारे सिंडिकेट के बकी उधेड़ने आ चुके थे। यह मरदूद साला सैफ न जाने किस तरह जसवंत राय के हत्या लगा और फिर कैसे उसे इसके भतीजे के बारे में इल्म हुआ और उसने इसे हमारे पीछे लगा दिया। यूं जसवंत राय ने इसी की मदद से अपने शंकर चांकिया पर हाथ डाला तो उसके आदमी भी इसके साथ थे। तारिक और रुमाना अब कहाँ हैं? भोलानाथ ने उखड़े हुए लहजे में सवाल किया। इनमें से एक तो मेरे कब्जे में है, रुमाना, जबकि तारिक गायब है। मैं और शंकर उसे तलाशने की कोशिश में थे कि यह वाकया हो गया। रूमी के जिक्र पर मेरे कान कुछ मजीद खड़े हो गए। इसे तुमने अयाशी के लिए अपने पास रख छोड़ा है। भोलानाथ का लहजा बदस्तूर पुरताइश था। हरगिज नहीं। वो क्या वो इसके पास एक अहम सीढ़ी है, वो मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ। गौहर शाह की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। मैं बुरी तरह चौंका। सीढ़ी? कौन सी सीढ़ी? इसमें क्या था? वो रूमी ने कहां से हासिल की थी और तारिक ने मुझे क्यों नहीं बताया था? मुझे एक बार फिर तारिक पर गुस्सा आने लगा कि वो कमबख्त हमेशा अधूरी बात करता और एक छुपाए रखता था। इस वक्त कोई कमरे में दाखिल हुआ था। मैंने हिम्मत की और पर्दे का कोना सरकाया तो सामने का मंजर वाज़ेह हो चुका था। सोफों पर यही चारों अफराद विराजमान थे जिनके ताक़ुब में मैं यहाँ आया था। अब जो चुस्त लिबास में अंदर दाखिल हुए थे वो दो अफराद मुझे साफ नजर आ रहे थे। इनमें से एक ने मुदबाना अंदाज में कहा, आदमी तैयार हैं, जैसा हुक्म करें। चरण, तुम इनके साथ जाओ और मुझे बताओ तैयारी कितनी तसल्ली बख्श है। भोलानाथ ने अपने साथ बैठे आदमी से ताकमाना कहा और उठकर इन दोनों के साथ कमरे से निकलता चला गया। उस सीढ़ी में ऐसा क्या था? इनके कमरे से निकलते ही भोलानाथ ने अपने सामने बैठे हुए गौहर शाह से इस्तफसार किया। ताज भी इसी के साथ चिपका बैठा था। सीढ़ी के जिक्र पर मैं जैसे तरतापा समात बन गया। इसमें गौहर शाह से बोला ही नहीं जा रहा था। तुम्हारे हल्के में गोली ठोक दूंगा, बोलो। भोलानाथ सफाकी से उड़ाया। इसमें T3 और T4 जैसे अहम राज थे। बिलाखिर गौहर शाह ने डरते डरते अपनी किसी नाअहली का जिक्र कर ही डाला। क्या? भोलानाथ जैसे हल्के बल चीखता हुआ एकदम ही सोफे से उठ खड़ा हुआ था। यही नहीं, उसने अपने लिबास से एक लंबी नाल वाला खौफनाक पिस्तौल भी निकाल लिया, जिसका रुख सामने सोफे पर हवास बागता बैठे गौहर शाह की जानिब था। इसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। इसके साथ बैठा ताज भी साकित हो गया था। गलती मेरी नहीं थी, गौहर शाह ने खौफ से हकलाते हुए कहा। मैंने आज तक उसे मुतलिकुल अनान और दूसरों पर हुक्म चलाने वाले शख्स के ही रूप में देखा था, लेकिन आज पहली बार उसे किसी डर से सहमे हुए चूहे की सूरत में देख रहा था।